बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने चैप्टर नंबर 2 के असाइनमेंट्स सॉल्व करने हैं। तो इसमें सबसे पहले जो असाइनमेंट्स है, असाइनमेंट 2.1, an airplane is moving at a speed of 120 meter per second at an angle of 10 degree with x-axis through a 30 meter per second crosswind blowing at an angle of 260 degree with x-axis. Determine the resultant velocity of airplane. इसमें हमने बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। और ये है वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन जिस तरह हमने क्लास में डिस्कस किया था, हम दो तरीकों से करते हैं। एक है हेड टू टेल मेथड और दूसरा है एनालिटिकल मेथड। तो इस क्वेश्चन को या बाकी जो क्वेश्चन है, इन तमाम क्वेश्चंस को हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बुक में जो गिवन है ये हेड टू टेल मेथड्स के साथ गिवन है। तो इसमें हमने हेड टू टेल मेथड यूज करना है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा में गिवन डेटा गिवन डेटा हमारे पास क्या है? एक है वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, वीपी है, वो है 120 मीटर पर सेकंड। और इसका जो एंगल है जिसको हम थीटा पी कहते हैं वो है 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस, राइट। और दूसरा जो क्रॉस वेंड है इसको हम वी डब्ल्यू कहते हैं। ये हमारे पास वेक्टर 2 है। इट इज 30 मीटर पर सेकंड। और इसका जो एंगल है इसको हम थीटा टू या थीटा डब्ल्यू कहते हैं। और ये है 260 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। अब यहाँ पे हमने हेड टू टेल मेथड यूज करना है। सोल्यूशन हेड टू टेल मेथड हमने यूज करना है। तो हेड टू टेल मेथड में नंबर 1 स्टेप क्या है? ड्रा अ कोऑर्डिनेट। नंबर 1 स्टेप इसमें क्या है? ड्रा कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, राइट। हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा की है। फिर स्टेप नंबर 2, इसमें क्या है? सेलेक्ट अ सुटेबल स्केल। यानी हम स्केल सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम 120 मीटर पर सेकंड हम कैसे प्लाट करेंगे पेपर के ऊपर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक सुटेबल स्केल, एक ऐसा स्केल सेलेक्ट करते हैं कि हम अगर कोई वेक्टर ड्रा करें तो वो पेपर से बाहर ना हो। जो प्लेन ऑफ पेपर है, वेक्टर रिमेन विद इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो इसके लिए हम एक स्केल सेलेक्ट करते हैं। तो लेट 20 मीटर पर सेकंड, इसको हम बराबर लेते हैं 1 सेंटीमीटर के, राइट। तो 120 जो है, जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द प्लेन है मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और ये 30 मीटर पर सेकंड जो है ये बन जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। अब तीसरा स्टेप जो है, हमने दोनों वेक्टर को प्लाट करना है इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। और डायरेक्शन का हमें कहाँ से पता चलेगा? इस एंगल से। तो ये देखिए यहाँ पे डी या जिसको हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं, इधर रख के 10 का एंगल यहाँ पे बनाए और वेक्टर को जो हमने प्लाट करना है वो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रख के 10 डिग्री के ऊपर डाट लगाए और लाइन खींचे जिसकी लेंथ हो, जो जिसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कहते हैं, एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे मैं देख के प्लाट करता हूँ एंगल। ये तो मैं वैसे रफली प्लाट करता हूँ। ये है, ये मैंने वेक्टर प्लाट कर दिया 6 सेंटीमीटर। ये मैंने रफली प्लाट किया। आप लोगों ने बिल्कुल स्केल रख के एग्जैक्टली वो 6 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है। और एंगल यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? 10 डिग्री सेंट, राइट। 10 डिग्री। ये मैंने वेक्टर 1 प्लाट किया।
दूसरा वेक्टर जो है वो 260 का एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस के। तो यहाँ तक अगर देखें, यहाँ तक जो एंगल बन रहा है, यहाँ तक ये है 180। और अगर इसको हम यहाँ तक लेके आए तो ये बन जाएगा 270। लेकिन हमने 260 का एंगल बनाना है, तो ये एंगल इधर लाई करता है, राइट। तो दूसरा वेक्टर हमारे पास कितना है? दूसरा वेक्टर हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर, राइट। 1.5 सेंटीमीटर दूसरा वेक्टर मैंने प्लाट किया। मैंने वेक्टर 1 प्लाट किया और मैंने फिर दूसरा वेक्टर भी प्लाट कर दिया। अब यानी मैंने दोनों वेक्टर प्लाट कर दिए। प्लाट, ये हमारे पास स्टेप 3 है कि प्लाट वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द स्केल, क्योंकि स्केल के मुताबिक ही हमने प्लाट करने, अकॉर्डिंग टू स्केल इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। और स्पेसिफाइड डायरेक्शन का हमें कहां से पता चलेगा? एंगल से, इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अब हमारे पास जो चौथा स्टेप है वो है कि place the second vector, the tail of the second on the head of the फर्स्ट वेक्टर। यानी इसी वेक्टर को अब मैं थोड़ा सा समझाने के लिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये मेरे पास जो ये वाला वेक्टर है, इसको मैं उठा के इसके हेड के ऊपर रखता हूँ। यानी इस वेक्टर को मैंने हेड टू टेल मेथड चूंकि मैंने यूज करना है, तो ये मेरे पास वेक्टर 1 है, ये वेक्टर 2 है। तो इस वेक्टर के टेल को मैं इस वेक्टर के हेड के ऊपर रखता हूं। दिस इज हेड टू टेल मेथड, राइट। मैं ने इस वेक्टर को, यानी जो वेक्टर 2 है, इसके टेल को मैंने रखा वेक्टर 1 के हेड के ऊपर। अब मैं प्लाट करूंगा जो ये है, अब मैं प्लाट करता हूँ अपने रिजल्टेंट वेक्टर को। और रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से होगा? रिजल्टेंट वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। ये हमारे पास अब रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं प्लाट करता हूँ यहाँ से, राइट। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। ये चूंकि मैंने बता दिया कि ये मैं वैसे रफली प्लाट करो, आपने स्केल लेके सब एंगल और ये जो लेंथ है आपने एग्जैक्ट कैलकुलेट करनी। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आया। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने मेजर करनी है। तो ये जो मैग्नीट्यूड बन जाता है, इट इज 5.65 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हमने वही जो स्केल हमने लिया था कि रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास कितना आया? रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आया 5.65 सेंटीमीटर। तो इसको दोबारा हम कन्वर्ट करते हैं कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कितनी होगी? वी रिजल्टेंट हमारे पास 5.65 मल्टीप्लाइड बाई 20, क्योंकि शुरू में हमने जो स्केल लिया था वो 1 सेंटीमीटर हमारे पास बराबर है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इससे हमारा जो आंसर बन जाता है वो है 113.33 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। अब हम इनको जो बाकी क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे मैं इसलिए इस क्वेश्चन को हेड टू टेल मेथड से कर रहा हूँ क्योंकि ये बुक में हेड टू टेल मेथड के साथ गिवन है। अगर आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने क्वेश्चन ये देखना है कि किस मेथड से आप लोगों ने करना है, हेड टू टेल मेथड से करना है या एडिशन ऑफ वेक्टर बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जिसको हम एनालिटिकल मेथड कहते हैं। तो क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को किस मेथड से करना है। तो अब हम असाइनमेंट नंबर 2 जो है इसको देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। असाइनमेंट नंबर 2 को, असाइनमेंट नंबर 2, इसमें क्या है कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, अ फोर्स
a force of 20 Newton making an angle of theta 1, यानी जिसको हम theta 1 कहते हैं क्योंकि ये force 1 है, 30 degree with the positive x-axis. Force F2, 30 Newton making an angle of 150 with the positive x-axis at a point. Calculate the resultant force and the angle of the resultant force, यानी the direction of the resultant force. तो अगेन इसमें हम क्या लेते हैं, हमारे पास जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा हमारे पास क्या है, नंबर 1 हमारे पास है फोर्स F1, वो है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, और ये जो एंगल बना रहे थीटा 1 ये है 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्सिस. दूसरा फोर्स जो है वो है 30 न्यूटन, अगर वो जो एंगल बना रहे थीटा 2 वो है 150 डिग्री, 150 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्सिस. हमने जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड हम क्या है, हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, एफ आर, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और डायरेक्शन फाइंड करना है थीटा, राइट. तो ये जो क्वेश्चन है ये गिवन है एनालिटिकल मेथड के साथ, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. तो इसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले दोनों वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, राइट. और फिर दोनों वेक्टर का जो x कंपोनेंट है इनको ऐड करेंगे, दोनों वेक्टर्स का y कंपोनेंट ऐड करेंगे, तो इस तरह हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का x our y component आ जाएगा, right. So if x, if 1x, it is the x component of the force 1, it is equal to f1 cos of theta 1. f1 हमारे पास कितनी है, it is 20 Newton और cos of 30, and we know that cos of 30 is equal to 0.866, right. It is 0.866. तो हमारे पास जो f1x है वो कितना हो गया, 20 and 2.866. तो इसको अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास, मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास जो आंसर है वो है 17.32 न्यूटन. ये हमारे पास आ गया फोर्स F1 का जो x कंपोनेंट है. फिर इसी फोर्स का हम y कंपोनेंट फाइंड करते f1y, सो इट इज इक्वल टू f1 साइन ऑफ थीटा, राइट. f1 साइन थीटा 1, तो f1 हमारे पास 20 न्यूटन है और साइन ऑफ 30, साइन 30 हमारे पास बराबर है, साइन 30 हमारे पास किस चीज के बराबर है, राइट. साइन 30 बराबर है 0.5 के, 0.5. तो इस तरह हमारे पास जो f1y है 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, इट इज इक्वल टू 10 न्यूटन. ये हमारे पास 10 न्यूटन आया. अब हमने, हमारे पास ये जो वैल्यू है ये f1x है और ये वाला जो वैल्यू है ये f1y. अब हमने कैलकुलेट करना है f2x, f2x, f2x कितना है, f2 cos of थीटा 2, और ये बराबर है f2 हमारे पास है 30 न्यूटन, राइट. f2 30 न्यूटन है एंड cos of 150. अब cos 150 जो है ये हमारे पास बराबर है -0.866, माइनस, ये माइनस हुई, सॉरी, ये हमारे पास बराबर है -0.866, राइट. तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.866, इससे आ जाता है जो वैल्यू है वो है -25.98.
न्यूटन। इसी तरह हमारे पास F2y इज इक्वल टू F2 साइन ऑफ थीटा 2, और ये हमारे पास F2 बराबर है 30 एंड साइन ऑफ 150। अब साइन 150 किस चीज के बराबर है? साइन 150 इज इक्वल टू, साइन 150 की जो वैल्यू है वो हमारे पास वो भी बराबर है 0.5 के, 0.5। तो F2y हमारे पास, F2y हमारे पास कितना हो गया? 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो इससे आया 15 न्यूटन। अब हमारे पास देखिए दोनों वेक्टर के x कंपोनेंट भी आ गए, दोनों वेक्टर के y कंपोनेंट भी हमारे पास आ गए। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट है वो एफ आर एक्स, इसको मैं कहता हूं एफ आर एक्स इज द x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। यह बराबर है f1x प्लस f2x। f1x हमारे पास ये है 17.32, दिस इज f1x। और f2x हमारे पास कितना है? माइनस 25.98। तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, इससे हमारे पास जो एफ एक्स है, जो एफ एक्स है जिसको एफ और एक्स, ये हमारे पास बराबर है 8.66 न्यूटन। ये हमारे पास आया रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली अगर आप लोग देखें एफ आर वाई, y कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, तो F1y हमारे पास ये क्या है? ये 10 न्यूटन है, और F2y जो है ये 15 न्यूटन है। तो इससे हमारे पास आया 25 न्यूटन। अब देखिए हमारे पास x, इस वेक्टर का भी यानी रिजल्टेंट वेक्टर का r जो x कंपोनेंट है वो भी हमारे पास आगे जो कि माइनस है, अब माइनस 8.66। अब रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट भी हमारे पास आ गया जो कि 25 न्यूटन है। तो अब सिंपली हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आर एक्स स्क्वायर प्लस एफ आर वाई स्क्वायर अंडर द रूट, राइट, अंडर द रूट। तो ये बन गया माइनस 8.66 होल स्क्वायर प्लस 25 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट लेते हैं। इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करें तो इसका जो आंसर आता है यहाँ पे 700 आता है, और 700 का अंडर रूट लेके इससे बन जाता है 26.46 न्यूटन। ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। अब हमने फाइंड करना है डायरेक्शन, लेकिन इससे पहले हम अपने बोर्ड को थोड़ा सा साफ करते हैं, राइट। डायरेक्शन के लिए हमने क्या करना है, यानी एक्स और वाई कंपोनेंट को एक दूसरे से डिवाइड करना है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि हम टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, यानी अगर हम एफ वाई को एफ एक्स से डिवाइड करें तो हमारे पास, यानी देखिए टेंजेंट थीटा डायरेक्शन फॉर द डायरेक्शन, फॉर द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ वाई बाई एफ एक्स, राइट। तो थीटा इज इक्वल टू
टेंजेंट इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मैं रिमाइंड करना चाहूंगा कि जिस तरह क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम थीटा फाइंड करते हैं, थीटा फाइंड करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई। हम एफ एक्स एंड एफ वाई के साइन को नहीं देखते कि ये प्लस है या माइनस है। फिर बाद में हम इससे रिजल्टेंट जो थीटा आर है वो फाइंड करते हैं। अगर वो हम ये देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है ये थोड़ा सा इस इक्वेशन में मसला ये है कि ये अगर यहाँ पे मैं इसके साथ भी माइनस डाल दूं, इसके साथ भी माइनस डाल दूं, तो ये इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। दिस इक्वेशन जिस तरह क्लास में हमने डिस्कस किया था कि दिस इज ब्लाइंड इक्वेशन, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं माइनस एफ वाई कर दूं या माइनस नीचे माइनस एफ एक्स कर दूं तो ये मैथमेटिकली एफ वाई बाई एफ एक्स के बराबर है, लेकिन ग्राफिकली ये डिफरेंट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। सिमिलरली ये इसमें भी फर्क नहीं कर सकता कि माइनस एफ वाई डिवाइड बाई प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई बाई माइनस एफ एक्स। यानी अगर मैं एक साइड पे y के साथ माइनस लगा दूं, दूसरे साइड पे मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। एफ वाई बाई एफ एक्स, राइट, माइनस एफ वाई बाई एफ एक्स। ये इन दोनों में फर्क नहीं कर सकता कि मैथमेटिकली ये दोनों बराबर है, राइट, लेकिन ग्राफिकली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह ये इक्वेशन इसमें भी फर्क नहीं कर सकता। माइनस एफ वाई इधर एफ वाई बाई माइनस एफ एक्स, ये अब कहां पे लाई करता है, ये इसका क्वाड्रेंट और इसका क्वाड्रेंट ये डिफरेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसीलिए हम कुछ रूल्स यूज करते हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे। तो यहां से हम थीटा फाइंड करते हैं। थीटा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एफ वाई हमारे पास 25 है और एफ एक्स हमारे पास 8.66 है। तो इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करें, इससे आ जाता है टेंजेंट इनवर्स 2.89 जो कि बराबर है 71 डिग्री। यानी थीटा हमारे पास 71 डिग्री है। अब हमने रिजल्टेंट वेक्टर का थीटा फाइंड करना है। तो चूंकि हमारे पास साथ क्या है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स नेगेटिव है, नेगेटिव है। और एफ वाई पॉजिटिव है, एफ वाई पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट वेक्टर लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में यानी हमारे पास ये देखिए ये ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे वाई नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव। तो चूंकि एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट वेक्टर इधर कहीं लाई करता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल है वो हमने क्लास में डिस्कस किया था, वो कितना होगा, 180 माइनस 71 डिग्री। 71 हमारे पास यहां से आया, तो ये कितना हो गया, 109 डिग्री। So this gave the direction of the resultant vector. This gave the direction of resultant vector, right? Assignment 2.3. Assignment 2.3 is almost similar to assignment 2.1, right? यहाँ पे क्या है कि two forces 20 Newton and 10 Newton make an angle theta 120 with each other. यहाँ पे ये गिवन नहीं है कि x एक्सिस के साथ f1 का कितना एंगल है, f2 का कितना एंगल है, बस ये हमें बताया गया कि दोनों का आपस में एंगल 120 है। फाइंड द सिंगल पुल यानी द रिजल्टेंट फोर्स दैट वुड रिप्लेस द गिवन फोर्सेस सिस्टम। एंड सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है कि बैलेंस द गिवन फोर्सेस सिस्टम, राइट। तो इसमें हमारे पास F1 जो है फोर्स F1 वो कितना है, वो है 20 न्यूटन। थीटा का के बारे में हमें नहीं बताया गया है।
F2 हमारे पास है 10 न्यूटन, और जो थीटा है वो 120 है बिटवीन F1 एंड F2, राइट। तो हम क्या करते हैं कि अपने आसानी के लिए हम F1 को लेते हैं along x axis. Let F1 is along x axis, along positive x axis, right। तो इसका जो थीटा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ हो गया, θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब अगर F1 मिसाल के तौर पर F1 हम इधर लेते हैं along x एक्सिस, लेते हैं F1 हम लेते हैं along x एक्सिस, तो इसका थीटा 0 हो गया। अब F2 जो है इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो 120 है, तो जो F2 का एंगल x एक्सिस के साथ हो गया वो 120 हो गया, तो F2 इधर कहीं लाई करता है, राइट। F2 इधर हो गया, तो इसका x एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 120 हो गया। तो एक एंगल जो θ1 है वो हमारे पास 0 डिग्री हो गया, और जो दूसरा एंगल है θ2 वो 120 डिग्री हो गया। बाकी इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे जिस तरह पहले वाले क्वेश्चन यानी असाइनमेंट 2.2 को हमने किया था। हम f1x फाइंड करते हैं, f1x इज इक्वल टू f1 cos ऑफ थीटा, और थीटा हमारे पास 0 है, ये बन गया f1 cos ऑफ 0। f1 हमारे पास 20 न्यूटन है, और cos 0 हमारे पास कितना है, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 0 इज इक्वल टू 1। तो इससे हमारे पास f1x जो आ गया वो 20 न्यूटन, राइट, 20 न्यूटन। इसी तरह f1y जो है वो है f1 साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा, और थीटा हमारे पास क्या है, 0 है, 20 इंटू साइन 0, और साइन 0 0 के बराबर है, तो f1y जो है वो है 0 न्यूटन। इसी तरह हम f2 फाइंड करते हैं, f2x इज इक्वल टू f2 cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा, राइट। तो f2 हमारे पास है 10 न्यूटन एंड cos ऑफ 120, और cos 120 किस चीज के बराबर है, cos 120 हमारे पास बराबर है -0.5 के, राइट, -0.5। इफ 2x इज इक्वल टू 10 इंटू -0.5, तो इससे हमारे पास जो आंसर आया वो है -5 न्यूटन, राइट। इसी तरह f2y है f2 साइन ऑफ थीटा, और ये है 10 इंटू साइन ऑफ 120, और साइन ऑफ 120 हम बराबर है 0.866 के, 0.866। तो इससे जो f2y कंपोनेंट आया वो है 8.66 न्यूटन। देखिए अब हमने f1x भी कैलकुलेट किया, f1y भी कैलकुलेट किया, f2x f2y। अब जो मैं दोबारा जरा कलर चेंज करता ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट है f आर एक्स वो बराबर है f1x प्लस f2x। f1x जो है वो 20 न्यूटन है, और f2x -5 है, तो f और x इज इक्वल टू 15 न्यूटन, राइट। सिमिलरली एफ आर वाई अगर आप देखें, f1y प्लस f2y, f1y 0 के बराबर है, और दूसरा कंपोनेंट जो है 8.66 के बराबर, तो इट मीन दैट एफ आर वाई इज सॉरी एफ आर वाई इज इक्वल टू 8.66 न्यूटन। अब हमने कैलकुलेट करना है if magnitude of the resultant force in this case, F is equal to f r x square plus
एफ आर वाई होल स्क्वायर, राइट। तो ये 15 स्क्वायर प्लस 8.66 स्क्वायर, इसको अगर सिंप्लीफाई करे तो इससे जो आंसर आता है वो है 300 न्यूटन। और 300 को अगर हम अंडर रूट से निकाले तो इट इज 17.32 न्यूटन। ये तो हमने फाइंड कर दिया मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, यानी सिंगल फोर्स, क्योंकि हमें क्या कहा, सिंगल पुल दैट वुड रिप्लेस द गिवन फोर्सेस। तो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स will replace these two forces having an angle of 120 between them। अब हमने इसका जो डायरेक्शन फाइंड करना है और फिर इस क्वेश्चन का जो पार्ट बी है वो जरा डिस्कस करना। तो एंगल के लिए वही रिलेशन हम यूज करते हैं जिस तरह पहले हमने यूज किया था कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ वाई बाई एफ एक्स। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ वाई बाई एफ एक्स, राइट। वो हमारे पास किस चीज के बराबर है, टेंजेंट थीटा is equal to fy by fx. It means that theta is equal to tangent inverse fy by fx। और हम टेंजेंट इनवर्स एफ वाई हमारे पास 0.866 के बराबर है और एफ एक्स हमारे साथ बराबर है 15 के। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये इससे आता है टेंजेंट इनवर्स 0.0577 और ये बराबर है 30 डिग्री के। दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो सिंगल पुल है, जो दो फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 का एंगल। देखिए ये मैंने ये जस्ट इधर जरा इसको शो करते हैं, राइट। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इस लाइन को। यहाँ पे हमारे साथ अभी जो हमने कैलकुलेट किया, हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 30 का एंगल बना रहा है, क्योंकि ये एफ वाई भी पॉजिटिव है, एक्स एफ एक्स भी पॉजिटिव, तो इट मीन दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज लाइंग इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कितना था, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 17.32 है और इसका जो डायरेक्शन वो कितना, वो 30 का एंगल। तो इसको कौन सा फोर्स बैलेंस करेगा, इसको एक ऐसा फोर्स बैलेंस करेगा जिसका मैग्नीट्यूड भी 17.32 हो, लेकिन इसका डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो, यानी ये इसको ये बैलेंस करेगा, इसको ये फोर्स बैलेंस करेगा, राइट, जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल 17.32 हो, लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो उस सिंगल फोर्स का, राइट। तो अब ये कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल तो 180 हो गया, तो ये कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल बनाएगा 180 प्लस, क्योंकि 30 ये हो गया और 180, ये एंगल जो है ये 180 है और ये 30 है। तो इसका जो दूसरा फोर्स है जो इस यानी पार्ट बी में डिस्कस कर रहा हूं कि दिस फोर्स लाइज, ये जो ये वाला फोर्स है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और इसका जो थीटा है वो कितना होगा, वो 210 होगा। वंस अगेन आप लोगों के आसानी के लिए इसको मैं दोबारा रिप्लेस करता हूं। क्वेश्चन में ये है कि बैलेंस द गिवन फोर्स सिस्टम।
अब ये हमारे पास फोर्स कितना था 17.32 और ये 30 का एंगल बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ। इसको कौन सा फोर्स बैलेंस करेगा? इसको एक ऐसा फोर्स बैलेंस करेगा जिसका मैग्नीट्यूड 17.3 न्यूटन हो और इसका डायरेक्शन अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस वेक्टर हो। तो इसका अपोजिट ये वाला बन रहा है। एग्जैक्टली अपोजिट का मतलब है कि एंगल 180 है और 30 अगर इसमें हम शामिल करें तो ये 210 हो गया, राइट। तो इसका डायरेक्शन ये होगा और मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 17.32। अब हम डिस्कस करते हैं असाइनमेंट नंबर 2.4। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ये अगर आप हमने ये प्रूफ करना है कि A whole square into A cross B whole square is equal to A square B square, right? तो असाइनमेंट नंबर 2.4 हमने ये प्रूफ करना है कि A.B होल स्क्वायर प्लस A क्रॉस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर, राइट। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड A.B हमारे पास किस चीज के बराबर है? AB, यानी ये दो वेक्टर है, इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, राइट। इधर भी वेक्टर्स है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब अगर इसका हम स्क्वायर लेते हैं तो इसका स्क्वायर जो है वो बराबर है, यानी दोनों साइडों को हम स्क्वायर करते हैं, A.B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर हम ये लेते हैं A क्रॉस B, तो A क्रॉस B बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड B एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब हम स्क्वायर लेते हैं इनका, A क्रॉस B होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ, इसको मैं 2 कहता हूँ। तो 1/2 को हम ऐड करते हैं, राइट। 1/2 को हम ऐड करते हैं तो इससे हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से हम A स्क्वायर B स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि from trigonometry we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1, तो इससे हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर, ये टर्म जो है ये 1 के बराबर हो गया, विच इज द राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर जो असाइनमेंट नंबर 2.5 है इसको जरा डिस्कस करते हैं। A uniform plank of weight 200 Newton and length 6 meter is supported by a rope as shown in figure. If the breaking tension in the rope is 400 Newton, how far can a boy of weight 400 Newton walk towards the support? देखिए इसमें हमें जो डेटा गिवन है वो है वेट ऑफ द बॉय, वो है 400 न्यूटन। इसी तरह वेट ऑफ द प्लांक जो है वो 200 न्यूटन है। टेंशन इन द रोप वो है 400 न्यूटन। लेंथ ऑफ द प्लांक जो है वो 600 न्यूटन है। सेंटर ऑफ द प्लांक जो है वो लाई करता है 300 मीटर, यानी सेंटर के ऊपर, राइट, इधर सेंटर के ऊपर। क्वेश्चन में है हाउ फार कैन अ बॉय ऑफ वेट 400 न्यूटन वॉक टूवर्ड्स द सपोर्ट, यानी बिफोर ब्रेकिंग द रोप, राइट। मतलब कि ये जो बॉय है ये इस
कितने तक कितने डिस्टेंस तक ये जा सकता है बिफोर ब्रेकिंग दी रोप, राइट। तो इसमें हमने जो है इसको थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं। क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, इसको थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। देखिए, अगर आप देख के ये जो रोप है ये जो टार्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में टार्क प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप इधर देखें तो ये इस डायरेक्शन में, यानी ये टेंशन अंदर दिस प्रोड्यूस दी एंटी क्लॉकवाइज टार्क। अगर प्लांक का जो अपना वेट है या बॉय का जो वेट है, ये प्रोड्यूस करता है टार्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम इधर सिंपली सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करते हैं, यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि द सम ऑफ ऑल टार्क clockwise torque is equal to the sum of all anti-clockwise torque, यानी clockwise torque is equal to the sum of all anti-clockwise torque। अब क्लॉकवाइज टार्क इसमें कौन से क्लॉकवाइज टार्क, इसमें दो है, यानी एक है बॉय जो प्रोड्यूस कर रहा है, इसका वजन कितना है। इधर इस क्वेश्चन में आप इस तरह के क्वेश्चन में एक और चीज भी आप लोगों ने नोट करनी कि आपने रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे लेना है। इधर हम रेफरेंस पॉइंट इधर ये वाला ले रहे हैं, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट, और ये टार्क प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी, वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द ये प्लांक जो है ये मतलब इधर टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्लॉकवाइज टार्क अगर हम इसका ले लें 400, तो यहाँ पे अगर आप देखें जो बॉय है और प्लांक ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज में टार्क प्रोड्यूस कर रहा है और प्लांक जो है अपवर्ड डायरेक्शन या एंटी क्लॉक। तो हम दोनों जरा कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, जो प्लांक का वेट है वो है 200 न्यूटन, और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो है 3, क्योंकि प्लांक का पूरा वेट जो है सेंटर के ऊपर लाई करता है, सेंटर के। तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर है। बॉय का जो वेट है वो है 400 न्यूटन, और इसका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। और प्लांक का अब हम एंटी क्लॉक वाइज कैलकुलेट करें तो एंटी क्लॉक कितना है, इसका जो टेंशन है तो वो 400 न्यूटन है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें, इससे हमारे पास आ जाएगा 600 प्लस 400 into d is equal to 2400, राइट, 2400। तो 400 into d वो डिस्टेंस है, डी ये डिस्टेंस है जो बॉय ट्रेवल करता है इस प्लांक के ऊपर, राइट। तो इसको अगर 2400 से इसको आप सब्ट्रैक्ट करें 600 को, तो ये बच जाएगा 1800 न्यूटन, राइट। तो डी हमारे पास कितना रह गया, 1800 डिवाइड बाई 400, so it is equal to 4.5, sorry, 4.5 मीटर, 4.5 मीटर।